नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर वाराणसी दौरे पर हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट सिद्धार्थनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री आज अपने दौरे के अंतिम दिन श्रीनगर पहुंचे। शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक बयान से सभी को चौंका दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा, चीन के साथ एलएसी समेत दूसरे मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है। और लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को डेंगू हो गया। तो चलिए खबरों का रुख करते बता दें कि यूपी को मिले 9 मेडिकल कॉलेज। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट से सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। यहां से पीएम मोदी ने यूपी को 2329 करोड़ की लागत से बने 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी है। भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम ने कहा, आज उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा हो गया, आप सभी को बधाई। पीएम ने आगे कहा कि इस पवित्र धरती का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज का दिन पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के आरोग्य की डबल डोज लेकर आया हूं। केंद्र व यूपी में जो सरकार है वो अनेकों कर्मचारियों व दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित प्रतिनिधि पेश किया है जिनका अथक परिश्रम राष्ट्र के काम आ रहा है। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में पूर्वांचल के विकास की चिंता की है। ऐसे सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज माधव बाबू के नाम पर रखा है, जिनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। इसके लिए सीएम योगी सरकार को बधाई देता हूं। माधव बाबू का नाम यहां से पढ़कर निकलने वाले सभी युवा डॉक्टरों को जनसेवा की निरंतर प्रेरणा भी देगा। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री आज अपने दौरे के अंतिम दिन श्रीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां के लोकप्रिय और भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की, माता की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। आज वे श्रीनगर में विकास परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे, योजनाओं की नींव रखेंगे। रविवार को शाहनो जम्मू का दौरा किया। वे मकवार बॉर्डर पहुंचे और वहां पर लोगों और सैनिकों से बातचीत की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे। अपने दौरे के दूसरे दिन शाह ने जम्मू में रैली को संबोधित किया। शाह ने कहा, आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू हो गया है। अब यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। मौसम खराब होने के कारण शाह की रैली का स्थान बदल चुका है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिससे एक भी व्यक्ति की जान ना जाए। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए निर्माण कार्य शुरू हुआ है। जम्मू में 2 साल के अंदर मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। कल हेलीकॉप्टर पॉलिसी की घोषणा हुई है। अब जम्मू के हर जिले में हेलीपैड बनाए जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के एक बयान को सभी ने चौंका दिया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का सहयोग कर चुकी है। यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री बने। इसके बाद ही वह भाजपा को फायदा देने में जुट गए हैं। अब चरणजीत चन्नी भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं और आधा पंजाब बीएसएफ के जरिए केंद्र और को सौंप दिया। आम आदमी पार्टी ने भी कटाक्ष किया है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाजपा और आरएसएस की ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है और कैप्टन की सरकार बनाई थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पंजाब में सभी पार्टियां और नेता मिलकर आम आदमी के खिलाफ लड़ते हैं। पहले भी लड़े, इस बार भी सब मिलकर लड़ रहे हैं। आपके पंजाब मामलों में सह प्रभावी राघव चड्ढा ने सूत्रों से शेयर करते हुए कहा है कि पंजाब में सभी राजनीतिक संगठनों ने 2017 में केजरीवाल को रोकने के लिए हाथ मिलाया था। इस बार सीएम चन्नी ने बीजेपी से करार किया और 50% पंजाब मोदी को सौंप दिया। पंजाब में मुकाबला केजरीवाल बनाम ऑन है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि चीन के साथ एलएसी समेत दूसरे मसलों की बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संदेह की स्थिति बरकरार है। ऐसे में मुद्दों को हल गुवाहाटी में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान सीडीएस रावत ने कहा कि चीन के साथ सीमा मुद्दे को व्यापक रूप से देखना चाहिए। उत्तर पूर्व या लद्दाख के मसले को अलग करके ना देखें। जनरल रावत ने कहा कि 2020 में हमें थोड़ी समस्या हुई थी। मुद्दों को अब सैन्य स्तर, विदेशी मामलों के स्तर और राजनीतिक स्तर पर होने वाली बातचीत के जरिए हल करना है। हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने सीमा मुद्दों को हल कर लेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है, सीमा विवाद पहले भी रहा है और उन्हें हल करने में हम सक्षम हुए। सीडीएस ने कहा कि सुमदुरोंग चू में ऐसा हुआ था, इसे हल करने में बहुत समय लगा था। वास्तव में यह
1980 के दशक की तुलना में बहुत तेजी से हल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपको अपने सिस्टम में विश्वास होना चाहिए, विशेष रूप से अपने सशस्त्र बलों पर भरोसा रखना चाहिए। तो लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को डेंगू हो गया है। उनका शुगर लेवल भी काफी बढ़ा हुआ। बता दें, एसआईटी ने शुक्रवार को आशीष को दोबारा 2 दिन की रिमांड पर लिया था। हालांकि अब उसकी तबीयत को देखते हुए पुलिस पूछताछ रोक दी गई थी। पुलिस कस्टडी आज 24 अक्टूबर शाम 5 बजे की थी, लेकिन रिमांड खत्म होने से पहले आशीष को जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। एसआईटी टीम अभी तक मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से यह नहीं उगलवा सकी कि वह हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद था या नहीं। हालांकि सभी सबूत जो है वो इशारा कर रहे हैं कि मौके पर था। अब तक की जांच की बात करें तो पुलिस की फॉरेंसिक लैब से आशीष और अंकित दास के असलहों की बैटलिस्टेड रिपोर्ट, बीसी टावर से सिग्नल कनेक्शन और आदि सारी जानकारियां सामने आई हैं। इसके बाद से आशीष की घटनास्थल पर मौजूदगी, उसकी भूमिका तय हो सकती है। ये तीनों किसानों को कुचलने वाली थार जीप के पीछे स्कॉर्पियो में थे। इनकी पहचान मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और रिंकू राणा के रूप में हुई है। तीनों ही मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के बेहद करीबी हैं और घटना के चश्मदीद सुमित जायसवाल के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी आज फिर अनन्या से पूछताछ कर रही है। आर्यन और उनके व्हाट्सएप मिले हैं, इनके बारे में आज अनन्या से सवाल किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज अनन्या 11 बजे के तय समय पर एनसीबी कार्यालय पहुंचेगी। इससे पहले 2 बार वे कई घंटों में देरी से एनसीबी कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने उनको फटकार लगाई थी, लेकिन वे 4 बजे पहुंच गई। वही शुक्रवार को 11 बजे की जगह दोपहर 2:30 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंची। एनसीबी के हाथ लगे अहम सुराग, अनन्या से पूछताछ में कुछ अहम सुराग लगे थे। व्हाट्सएप चैट्स में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज को दिखाए जाएंगे और एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक इस केस से जुड़े 5 से 7 नए ड्रग्स एंगल्स और पेडलर्स की भी जानकारी मिलेगी। अनन्या के मोबाइल और लैपटॉप्स का भी फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। अनन्या का मोबाइल और लैपटॉप समेत 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं। सूत्रों की माने तो आर्यन के साथ अनन्या की व्हाट्सएप चैट में यह आरोप लगाया जा रहा है कि अनन्या गांजे से जुड़ी बातें कर रही थी। आरोप ये भी है कि आर्यन उस चैट में गांजा अरेंज करने की बात कर रहे थे। हालांकि पहले दिन पूछताछ के दौरान अनन्या ने सभी आरोपों से इनकार किया था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं, जहां चीन के कई हिस्सों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के उत्तर पश्चिम में इनर मंगोलिया के एजिन काउंटी के लोगों को सोमवार से घर में रहने के लिए कहा जा रहा है। एजिन की आबादी 35,700 है। इन्हें कोविड पाबंदियों के सख्ती से पालन करने के निर्देश मिले हैं। फिलहाल एजिन कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ बीते हफ्ते 150 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने चेतावनी दी कि करीब एक हफ्ते में कोविड इन्फेक्शन 11 राज्यों में फैला है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने जाएंगे। ऐसी चेतावनी के बाद एजिन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। चीन में सोमवार को 38 कोरोना केस मिले, जिनमें से आधे इनर मंगोलिया में है। राजधानी बीजिंग में भी कोरोना संक्रमित की संख्या 12 हो गई है। देश के जिन हिस्सों में कोरोना संक्रमण बरकरार है, वहां से कुछ लोगों को बीजिंग आने की कुछ शर्तों का पालन करना है। इनमें राजधानी एंट्री तभी मिलेगी जब वो कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे। ये दोपहर 2 दिन से पहले पुरानी रिपोर्ट नहीं चलेगी। साथ ही 2 हफ्ते तक इनके हेल्थ की निगरानी भी की जाएगी।
पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे। एक सप्ताह में उनका पूर्वांचल का दूसरा दौरा है। 4 महीने के भीतर मोदी तीसरी बार पूर्वांचल में होंगे। उनके संसदीय क्षेत्र की बात करें तो दूसरी बार पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के पूर्वांचल के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक जरूरतों की भी कहानी है। सभी को याद होगा 2013 में पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर गोरखपुर और वाराणसी में भाजपा की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करने मोदी पूर्वांचल की बदहाली का मुद्दा उठा चुके हैं और इस बदहाली के लिए उन्होंने तत्कालीन गैर भाजपा केंद्र और राज्य सरकारों को दोषी ठहराया था। उन्होंने इसे चूल बदलाव का वादा किया था। इसके साथ ही पूर्वांचल में आने वाली लोकसभा की 22 में 21 सीटों पर उनको जीत भी मिल चुकी है। बीते 3 चुनाव के नतीजों में ये बात साफ हो गई है कि राजनीतिक रूप से कभी भाजपा के लिए बंजर माने जाने वाले इस इलाके को पीएम मोदी और सीएम योगी ने अपनी सक्रियता और कामों से काफी हद तक उपजाऊ बनाया है। 2022 के मद्देनजर भाजपा के लिए पूर्वांचल की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है और इसी की बड़ी वजह है किसान आंदोलन और पश्चिमी यूपी के समीकरण। चिंता का विषय यह है कि इसका असर पश्चिम में ज्यादा पड़ता है। पश्चिम यूपी में जाट और मुसलमानों के बीच पहले की तुलना में जिस तरह की नजदीकी बढ़ने की खबरें हैं, जिसको लेकर भाजपा नेतृत्व चौकन्ना हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को आतंकवादी सूची से बाहर करने के संकेत दिए हैं। तालिबान ने पुतिन के रूस का स्वागत किया है। तालिबान को आतंकी सूची से बाहर करने की संभावना के बारे में पुतिन की टिप्पणी के बारे में सूत्रों से जानकारी मिली है। पुतिन ने इंटरनेशनल वल्दाई क्लब की एक बैठक में कहा कि तालिबान आंदोलन को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाना संभव है। रूस के सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि तालिबान को आतंकी सूची से बाहर जाने की पहल संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर होनी चाहिए। साथ ही पुतिन ने कहा कि रूस तालिबान को चरमपंथी समूहों की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। पुतिन ने कहा कि हम सभी उम्मीद करते हैं कि तालिबान निसंदेह अफगानिस्तान में स्थिति को नियंत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबान सुनिश्चित करेगा कि स्थिति सकारात्मक रूप से विकसित हो। इसके साथ ही अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्की ने रविवार को कहा कि इस्लामी अमिराती अफगानिस्तान का विदेश मंत्रालय रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणी का स्वागत है। और अब्दुल कहर ने यह भी कहा कि तालिबान आईएए नेताओं को काली सूची से बाहर करने के बयान का स्वागत करता है और इसी के साथ साथ कई सारी बातें सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा विधानसभा चुनाव में बस नाम के खिलाड़ी रहेंगे और कांग्रेस ही भाजपा को हराने और अगली सरकार बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चिदम्बरम कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक हैं। चिदम्बरम ने रविवार को गोवा में तृणमूल कांग्रेस का प्रवेश बंगाल स्थित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा थोपा गया प्रतीत हुआ है। उन्होंने बताया कि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी छोटी पार्टी के साथ गठबंधन तो ही संभव है जब वह स्वीकार करे और भाजपा गैर गठबंधन में कांग्रेस की केंद्रित भूमिका निभाए। कहा कि हम 2022 का चुनाव जीतने और कांग्रेस की सरकार बनाने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी की तैयारी मजबूत और व्यवस्थित है। तो वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे,
चलिए एक बार ब्रेक के बाद फिर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पूर्व रक्षा अधिकारी का दावा है कि एक पूर्व वरिष्ठ सऊदी रक्षा अधिकारी ने आरोप लगाया है कि देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पिता के शाह बनने से पहले तत्कालीन शाह की हत्या करने की बात कही थी। इस अधिकारी ने अमेरिका और सऊदी अरब के आतंकवाद विरोधी संयुक्त प्रयासों की निगरानी में मदद की थी। हालांकि इस पूर्व अधिकारी साद अल जाबरी सूत्रों द्वारा रविवार को प्रसारित कार्यक्रम 60 मिनट्स में दिए साक्षात्कार में अपने दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दे पाया है। खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी साद अल जावरी कनाडा में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2014 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वह शाह अब्दुल्ला की हत्या कर सकते हैं। उस वक्त प्रिंस मोहम्मद सरकार में किसी वरिष्ठ भूमिका में नहीं थे। शाह अब्दुल्ला के निधन के बाद उसका स्थान जनवरी 2015 में शाह सलमान ने ले लिया। अल जाबरी ने कहा कि क्राउन प्रिंस तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक वह मुझे मारता हुआ ना देख ले, क्योंकि वह मेरे पास मौजूद सूचनाओं से भयभीत है। अल जाबरी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मनोरोगी कातिल करार दिया है और इसके साथ ही साथ इस तरह के द्वंद्व भी हैं कि उनकी मौत होने वाली है या उनकी जान को खतरा है। WHO चीफ की चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉस एंडोनोम कोबरसिस ने कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोगों को अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा इस संकट से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही कहा महामारी तब भी समाप्त होगी जब दुनिया से समाप्त करना चाहेगी। यह हमारे हाथ में है। हमारे पास वो सभी उपकरण हैं जिन्हें हमें आवश्यकता है, लेकिन दुनिया ने उन उपकरणों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया। सूत्रों की माने तो उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट को संबोधित करते बात बोली है। WHO के प्रमुख ने G20 देशों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी 40% आबादी को कोवैक्सीन तंत्र और अफ्रीकी वैक्सीन अधिग्रहण ट्रस्ट में सक्रिय करने के रूप में शामिल करें। WHO की वेबसाइट के अनुसार कोवैक्स और एक्ट का उद्देश्य दुनिया के हर देश के लिए विकास, उत्पाद और कोविड-19 के परीक्षण, उपचार और टीकों तक सामान पहुंचाने में तेजी लाना है। भारत की सुरक्षा चुनौतियां। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर 4 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख तथा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में देश की सुरक्षा चुनौतियों की गहन समीक्षा करेंगे। सूत्रों की माने तो सैन्य कमांडर पिछले कुछ सप्ताह में जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या की घटनाओं की पृष्ठभूमि में केंद्र शासित प्रदेशों के सुरक्षा हालात पर विचार विमर्श करेंगे। यह सम्मेलन आज से दिल्ली में शुरू होगा। अधिकारियों ने बताया कि थल सेना प्रमुख जनरल MM नवरणे और शीर्ष कमांडर पूर्वी लद्दाख देश की लड़ाकू तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने टकराव के कई बिंदुओं से सैनिक की पूरी तरह से वापसी ले ली है। साथ ही ये भी कहा है सैन्य कमांडर अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के भारत व क्षेत्र की सुरक्षा पर संभावित असर भी चर्चा पर रह सकता है। 2021 का दूसरा सैन्य कमांडर सम्मेलन 25 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सेना के कमांडरों का सम्मान और सम्मेलन शीर्ष स्तरीय आयोजन होगा। 2 साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ संवाद करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायु सेना के तमाम अफसर इस दौरान भारतीय सेना के शीर्ष पदाधिकारियों को संबोधित कर सकते हैं। पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए रूस से कर्ज लेने में जुटा। पाकिस्तान और रूस के बीच एक अहम प्रोजेक्ट के लिए ऋण को लेकर आज फिर से 4 दिवसीय वार्ता शुरू हो रही है। इस वार्ता का मकसद राजनीतिक प्रोजेक्ट के लिए शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना है। एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत होने वाले इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट में बदलाव किया जाएगा। जानकारी की माने तो इस प्रोजेक्ट में 74% भागीदारी पाकिस्तान की, 26% रूस की। बता दें कि पाइपलाइन करीब 1040 किलोमीटर लंबी है। वहीं इस वार्ता की पुष्टि पेट्रोलियम सचिव की तरफ से की गई है। पाकिस्तान की इमरान सरकार की योजना रूस के एग्जिम बैंक से ऋण हासिल करना भी है। इसके अलावा पाकिस्तान दूसरे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी रूस से ऋण लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के संबंध में हाथ खींच लेने के बाद अब पाकिस्तान को रूस से आस है कि उन्हें ऋण उपलब्ध कराएगा। पाकिस्तान ने इसके लिए इस प्रोजेक्ट में रूस की भागीदारी को 26 से बढ़ाकर 39% तक करने के लिए भी कहा है। इसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ धन जुटा पाएगा बल्कि अपनी वित्तीय जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा। तो बता दें कि NSI की रियलिटी इंडेक्स लगभग 4% टूट चुकी है। IT और फार्मा शेयरों में जोरदार बिकावली हो रही है। बाजार की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस शेयरों का सपोर्ट भी इस दौरान मिल रहा है। चलिए आपको बाजार के दामों से रूबरू कराते हैं, जहां सेंसेक्स आज
4% टूट चुका है। आईटी और फार्मा में भी जोरदार बिकावली हो रही। बाजार की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों का सपोर्ट मिल रहा है। सेंसेक्स 10.20 बजे लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट के साथ दर्ज हुआ। 66,650 के पास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में 50 पॉइंट ज्यादा की कमजोरी थी, लेकिन 18,000 से ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने भी मजबूती पकड़ रखी है। शुक्रवार को 18,114 पर लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी आज 18,229 पर खुला। इसके बाद बिकावली में 18,000 से नीचे 17,978 पर आ गया है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स लगभग 1,000 पॉइंट्स ऊपर नीचे गिरा है। इस तरह से निफ्टी में भी लगभग 300 पॉइंट्स का उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।